हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम, जिसकी आजकल बहुत चर्चा होती है कोविड-19 के संदर्भ में कि जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है, अच्छा है, वो कोविड से बचेगा और जिसका नहीं है वो नहीं बचेगा। तो इम्यून सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ बच्चे लाइव चैट में कहते हैं कि सर बताते नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें बताई भी जाती हैं बेटा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, यूजुअल बैच नहीं है। फिर बता रहा हूँ आपको बार बार, ये यूजुअल बैच नहीं है, क्रैश कोर्स है। इसलिए यहाँ पर हम एक दिन में 3 से 4 दिन का जो लेक्चर होता है उसको कवर करते हैं। इसीलिए हम बच्चों के ज़्यादा चैट नहीं बताते हैं, थोड़े थोड़े बता देते हैं जो जरूरी समझते हैं। इसलिए आप जो एक आध वर्ड अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वो इंगे तिंगे से भी देख सकते हैं, आप लाइव उसमें कहीं से भी देखते हैं। लेकिन जो अगर आपके बताने में हमारा लेक्चर छूट जाएगा तो वो जो हमने आपको लेक्चर प्लान दिया हुआ है, जिस हिसाब से आप तैयारी करने के लिए तैयार, क्योंकि समय कम है तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो एक आध वर्ड है, जो टॉपिक है वो पूछते हैं, हम जो कोशिश करते हैं बताने की, लेकिन आप जो वर्ड है एक आध अगर वो नहीं भी बताया जाता है तो आप किसी नेट से या किसी भी डिक्शनरी से आप उसको देख सकते हैं। लेकिन हमारे अगर ये जो हमने आज आपको लिखने के लिए दे रखा है, ये आपको कह रखा है कि आप इसको हम आज ये पढ़ाएंगे, तो अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो फिर वो पूरा नहीं हो पाएगा। 1 घंटे की क्लास में हम 3-4 घंटे का जो सेशन होता है वो करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से कवर हो सकें। अब इम्यून सिस्टम के लिए हमें पहले 2-3 चीज़ें जरूरी इसके संदर्भ में पता होनी चाहिए। पहली है प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी। शरीर की, बॉडी की किसी रोग अथवा रोगाणु के प्रति जो प्रतिरोधकता होती है, यानी कि उससे बचने की जो क्षमता होती है, उसको हम प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी का मतलब या प्रतिरक्षा का मतलब क्या है कि किसी भी शरीर के अंदर रोग अथवा रोगाणु से बचने के लिए जो प्रतिरोधकता विकसित होती है उसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। और वह सिस्टम जो हमें रोग अथवा रोगाणु से बचाता है वो प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम कहलाता है। यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र वो तंत्र होता है जो हमें विभिन्न रोगों से और विभिन्न रोगाणुओं से बचाता है। और प्रतिरक्षा इम्यूनिटी हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधकता है, किसके प्रति? रोग और रोगाणुओं के प्रति। इसके बाद जो तीसरी चीज हमें पता होनी चाहिए वो होती है प्रतिजन और प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षी। इसको हम एंटीजन कहते हैं और इसको एंटीबॉडी कहते हैं। अब एंटीजन और एंटीबॉडी होता क्या है कि एंटीजन वो प्रोटीनियस पदार्थ या प्रोटीनियस सब्सटेंस या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिन्हें हम प्रतिरक्षी कहते हैं यानी कि एंटीबॉडीज कहते हैं, के निर्माण को या उनके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, अर्थात उत्तेजित करता है। उस प्रोटीनियस सब्सटेंस को, पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? प्रतिजन बोलते हैं। यानी कि प्रतिजन प्रोटीन के बने कोई पदार्थ हो सकते हैं, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जो बॉडी के अंदर जाने पर हमारी बॉडी में विशेष ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण को प्रेरित करता है, जिसे हम प्रतिरक्षी कहते हैं यानी कि एंटीबॉडीज कहते हैं। और एंटीबॉडी वो विशिष्ट ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो किसी विशेष एंटीजन के प्रति हमारी बॉडी में विकसित होता है, हमारी बॉडी में उसका निर्माण होता है। और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपस में होकर एंटीजन को वो मारने की कोशिश करता है एंटीबॉडीज, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के द्वारा हम जो बाहर से आए एंटीजन होते हैं, रोगाणु होते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो 4 चीजें हमें समझ में आई। क्या? प्रतिरक्षा, हमारी बॉडी में रोग अथवा रोगाणुओं के प्रति जो प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टेंस होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा। और बॉडी का वह तंत्र जो हमें रोग अथवा रोगाणुओं से बचाता है वो क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम कहलाता है। वो प्रोटीनियस सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में विशेष क्लास की, विशेष
ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण को प्रेरित करता है, उसे बोलते हैं एंटीजन। और जो विशेष ग्लाइकोप्रोटीन उनके खिलाफ बनती है उसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी। और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के द्वारा एंटीजन को मारने का प्रयास किया जाता है। अब इसके बाद जो प्रतिरक्षा है वो दो प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। अब जो प्रतिरक्षा है, पहली है सहज और जन्मजात और अविशिष्ट। दूसरी होती है उपार्जित और विशिष्ट, एक्वायर्ड। अब कभी कभी वो आपसे ये पूछेगा कि प्रतिरक्षा क्या होती है, इम्यूनिटी किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, और सहज, जन्मजात और अविशिष्ट या उपार्जित अथवा विशिष्ट प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए, या उनके गुणों के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो हम इसको 2-3-4 पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे जो इसके अंतर भी हो जाएंगे और इसके गुण भी हो जाएंगे। तो अगर वो गुणों के रूप में पूछेगा तो आप गुणों के रूप में बता सकते हैं, अंतरों के रूप में पूछेगा तो वो आप अंतर के रूप में बता सकते हैं। पहले तो नाम से चल रहा है, ये जन्म से उपस्थित होती है और ये जन्म के बाद या जन्म के पश्चात विकसित होती है। पहला पॉइंट इसका अंतर का हो गया। दूसरा पॉइंट, ये सभी जंतुओं में पाई जाती है, सामान्यतः जंतुओं में उपस्थित होती है और ये वर्टिब्रेट्स में होती है। कॉर्डेटा का जो बड़ा ग्रुप होता है वर्टिब्रेट, जिसमें नोटोकॉर्ड की जगह रिप्लेस करके वर्टिबल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड बन जाता है, उन्हें हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, कशेरुकी बोलते हैं हिंदी में। तो ये वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। तीसरा, ये सभी रोगों के लिए होती है, यानी कि ये किसी विशिष्ट रोग के लिए नहीं होती और ये विशिष्ट रोगाणु के लिए विशिष्ट होती है। इसीलिए इसको विशिष्ट भी बोलते हैं, यानी कि हर रोगाणु के लिए अलग होगी, जबकि ये सभी रोगों के लिए एक जैसी होगी, क्योंकि ये बैरियर्स के रूप में काम करती है। तो जो बैरियर होंगे वो सभी रोगाणुओं को लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन यहां पर विशिष्ट प्रकार के रोगाणु के लिए विशिष्ट प्रकार की इम्यूनिटी होती है, इसीलिए ये विशिष्ट इम्यूनिटी कहलाती है। चौथा, ये प्रथम प्लस द्वितीय स्तर बनाते हैं, द्वितीय स्तर की सुरक्षा करते हैं। फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है और ये तृतीय स्तर की सुरक्षा करते हैं। और पांचवा, ये विभिन्न रोधों यानी कि बैरियर्स के कारण होती है। और ये विशिष्ट सेल्स के द्वारा होती है, जो बेसिकली दो प्रकार की होंगी, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो ये इसके अंतर भी हो जाते हैं, ये इसके करैक्टर भी आते हैं। दोबारा से देखेंगे हम कि इम्यूनिटी यानी कि जो प्रतिरक्षा है वो दो प्रकार की होती है, जन्मजात और सहज और अविशिष्ट, और उपार्जित और विशिष्ट। ये जन्म से उपस्थित होती है, ये जन्म के पश्चात विकसित होती है, सभी जंतुओं में होती है, ये केवल वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, ये सभी रोगों के लिए समान होती है, एक जैसी होती है, लेकिन यहाँ पर विशिष्ट रोगाणु के लिए विशिष्ट होती है। ये प्रथम और द्वितीय स्तर की सुरक्षा देते हैं और ये तृतीय स्तर की सुरक्षा देते हैं। और यहाँ पर जो ये इम्यूनिटी होती है ये विभिन्न प्रकार के रोधों यानी कि बैरियर्स के कारण होती है, जिनका काम रोगाणुओं का बॉडी में अंदर प्रवेश को रोकना होता है।
और ये रोगाणुओं के बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद विशिष्ट प्रकार की सेल्स के द्वारा उनको मारने का प्रयास करती है। तो ये 5 इसके कैरेक्टर्स है, 5 इसके अंतर भी हो गए। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहले सहज वाली, सहज प्रतिरक्षा, यानी कि स्वाभाविक और जन्मजात। अब हमने पढ़ा कि ये विभिन्न प्रकार के बैरियर्स के द्वारा होती है, और ये 4 प्रकार के बैरियर्स होते हैं। शोथ, दूसरा, पहला। तो पहला जो होता है वो हमारा है शारीरिक मार्ग। शारीरिक मार्ग अवरोध। दूसरा है कार्यकी मार्ग अवरोध, और चौथा है कोशिका भक्षण अथवा कोशिका अवरोध। चार प्रकार के अवरोध होते हैं जिनके द्वारा हमारी बॉडी रोगाणुओं को बॉडी के अंदर प्रवेश करने से रोकने का प्रयास करती है, और ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन डिफेंस बनाती है, अर्थात प्रथम स्तर का सुरक्षा देती है और सेकंड स्तर की सुरक्षा देती है। स्किन और म्यूकोसा प्रथम स्तर की देते हैं, और इंटरफेरॉन्स, बुखार और अन्य जो होते हैं वो द्वितीय स्तर की देते हैं। तो इसमें प्रथम और द्वितीय दोनों स्तर की सुरक्षा होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इसमें होता है। तो शारीरिक मार्ग जो अवरोध है वो 2 प्रकार का होता है। स्किन यानी कि त्वचा, और दूसरा श्लेष्म यानी कि म्यूकोसा। स्किन भी हमारी बॉडी के अंदर रोगाणुओं के प्रवेश को रोकने का प्रयास करती है। स्किन की जो त्वचा की जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो मृत होती है, डेड होती है, और इसीलिए उस पर जीवाणु और अन्य रोगाणु जो होते हैं वो वृद्धि नहीं कर पाते, क्योंकि वायरस में और जीवाणुओं में और लिविंग ऑर्गेनिज्म में और वायरस में यही अंतर होता है कि जीवाणु या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए लिविंग यानी कि जीवित कंडीशंस चाहिए होती हैं, लेकिन वायरस बॉडी के बाहर इनर्ट रहता है और वो बॉडी के अंदर या सेल के अंदर पहुंचने के बाद वो एक्टिव हो जाता है, सक्रिय होकर फिर वो रिप्रोडक्शन करने लगता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं या जो जीवाणु है या कोई भी रोगाणु होता है वो स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर वृद्धि नहीं कर पाता है, क्योंकि जो हमारी स्किन की बाह्य लेयर है, स्ट्रेटम जो लेयर्स होती हैं वो बाहर वाली लेयर मृत होती है, जिसके कारण उसमें वृद्धि नहीं कर पाता है जीवाणु, और ना ही डेड होने के कारण, मृत होने के कारण वो बॉडी के अंदर प्रवेश कर पाता है। दूसरा जो त्वचा की पीएच होती है वो भी रोगाणुओं की वृद्धि को रोकती है। और जो स्किन में 2 प्रकार की सेल्स होती है, एक स्वेट ग्लैंड और एक सेबेशियस ग्लैंड, जो वसीय ग्लैंड्स कहलाती हैं। तो जो सेबेशियस ग्लैंड है, वसा में जो ग्लैंड्स होती हैं वो एक ऑयली यानी कि तेलीय पदार्थ सिक्रीट करती है, जिसे हम तेल या सीबम कहते हैं, और सीबम भी जीवाणुओं के वृद्धि को रोकता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में सिक्रीशंस होते हैं, जैसे स्राव होते हैं, जैसे सीबम है, उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम जीवाणु और अन्य रोगाणुओं को मार देता। तो स्किन 3 तरह से हमारी बॉडी में रोगाणुओं के प्रवेश को रोकती है। पहले तो उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी लेयर होती है, वह मृत होती है, जिस पर जीवाणु और अन्य रोगाणु सर्वाइव नहीं कर पाते, वृद्धि नहीं कर पाते। दूसरा, उसका जो पीएच होता है स्किन का, वो भी उन्हें वृद्धि करने से रोकता है, और जो सीबम होता है यानी कि तेल होता है, तेल भी उसको, जीवाणुओं को वृद्धि करने से रोकता है। अब जो म्यूकोसा है, श्लेष्म है, श्लेष्म 2 प्रकार, 2 जगह आपको दिखाई देगा। श्लेष्म या म्यूकोसा है क्या? तो श्लेष्मा जो लेयर होती है वो वायु मार्ग में यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में, और भोजन मार्ग में यानी कि
डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो जगह श्लेष्मा लेयर, म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट होती है। और इस श्लेष्मा लेयर में दो प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक तो म्यूकोसा यानी कि श्लेष्म, और पक्षमाभ यानी कि सीलिया। श्लेष्म यानी कि म्यूकोसा जो होती है वो रोगाणुओं को जकड़ लेती है, क्योंकि वो चिपचिपा सब्सटेंस होता है, तो जीवाणु जो है या जो रोगाणु है वो उसमें चिपक जाते हैं, उसमें जकड़ जाते हैं। और सीलिया यानी कि पक्षमाभ उसको दूर कर देते हैं, उनको प्रोपेल करके अलग उसको दूर भगा देते हैं। तो श्लेष्मा भी हमारी बॉडी में जीवाणुओं और अन्य रोगाणुओं को अंदर प्रवेश करने से रोकती है। दूसरा है कायिकी मार्ग अवरोध, यानी कि हमारी बॉडी के जो कायिकी का मतलब है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है, हमारी कार्य से संबंधित, हमारी बॉडी के अंदर जो कार्य हो रहे हैं उससे संबंधित। और ये 4 प्रकार के चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहला बुखार यानी कि फीवर। दूसरा जो इसके अंदर पाया जाता है वो शरीर का पीएच। तीसरा जो इसमें पाया जाता है वो है स्राव यानी कि सिक्रीशन। और चौथा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये शॉर्ट नोट में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। वो आपसे पूछेगा कि इंटरफेरॉन से आप क्या समझते हैं, इंटरफेरॉन्स के काम क्या है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। तो बुखार जो होता है वास्तव में है क्या, रोगाणुओं के बॉडी के अंदर प्रवेश करने के बाद हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो बढ़ जाता है। और उस बढ़े हुए तापमान का पर्पस क्या है, यानी कि वो लक्ष्य क्या है, उसका एम क्या है, वो क्यों बढ़ रहा है, कि इस बढ़े हुए ताप पर जीवाणु या अन्य रोगाणु वृद्धि नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में रोग उत्पन्न नहीं होता है। शरीर का पीएच, शरीर में जो मुख गुहा है यानी कि ओरल कैविटी, अमाशय यानी कि स्टमक, और योनि यानी कि वेजाइना, उसका जो पीएच होता है वो अम्लीय होता है। और इस अम्लीय पीएच पर जो रोगाणु है, जीवाणु है, वो वृद्धि नहीं कर पाते। तो हमारे शरीर का जो पीएच होता है अनेक जगह पर, वो अम्लीय होने के कारण वहां पर जीवाणु और अन्य रोगाणु वृद्धि नहीं कर पाते, वहां पर वो सर्वाइव नहीं कर पाते और वहां पर वो मर जाते हैं। इसके बाद स्राव। जो स्राव है, हमारी बॉडी में अनेक स्राव होते हैं, जैसे आंसू हैं, टीयर्स, सलाइवरी ग्लैंड से, लार ग्रंथियों से लार सिक्रीट होती है, और सेबेशियस ग्लैंड से, वसामय ग्रंथियों से सीबम यानी कि तेल सिक्रीट होता है, स्रावित होता है। तो इन स्रावों में लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है। लाइसो मतलब होता है रप्चर करना, फटना, फाड़ने वाला, और एंजाइम से लिया गया है जाइम। तो लाइसोजाइम वो एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है, और वो बैक्टीरिया को किल करने के कारण अब वो हमारी बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है और वो हमें रोग उत्पन्न नहीं कर पाता है। चौथा जो है इसमें वो इंटरफेरॉन है। इंटरफेरॉन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इंटरफेरॉन किसे कहते हैं? जो वायरस से संक्रमित कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो विषाणु से संक्रमित कोशिकाएं, जिन कोशिकाओं में वायरस का संक्रमण हो गया है, हम उन्हें बोलते हैं वायरस से संक्रमित कोशिकाएं यानी कि विषाणु संक्रमित कोशिकाएं। तो वो क्या काम करती हैं कि विषाणु संक्रमित कोशिकाएं सेल्स एक 270 अमीनो अम्ल वाली एंटीवायरल, एंटीवायरल का मतलब प्रति विषाणु, विषाणुपति, जो विषाणु के लिए एंटी काम करती है, एंटी विषाणु प्रोटीन बनाती है, और इस प्रोटीन को ही हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं। और ये इंटरफेरॉन जो वायरस से संक्रमित कोशिकाएं हैं, उनके पड़ोस की कोशिकाओं से, जो पड़ोस की कोशिकाएं हैं उनकी वायरस के संक्रमण से रक्षा करती है, या हम ये कह सकते हैं उनको वायरस के संक्रमण से बचाती है। लेकिन बचाती कैसे हैं, वो क्या करती हैं? ये एंटीवायरल प्रोटीन जो होती है वो पड़ोस की जो सेल्स हैं, पड़ोस की जो कोशिकाएं हैं, उनको
एक प्रोटीन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती हैं, उत्तेजित करती हैं, स्टिमुलेट करती है, और उस प्रोटीन का नाम होता है अनुवादन संदमन प्रोटीन, यानी कि ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन। और ये अनुवादन संदमन प्रोटीन अब उस सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर ये बना है, उस सेल के अंदर वायरस के ट्रांसलेशन को, अनुवादन को रोक देगी, जिससे उसकी प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा। और जब तक प्रोटीन और उसका न्यूक्लिक अम्ल मिलेगा नहीं, तब तक नए वायरस के पार्टिकल्स नहीं बनेंगे। और इसीलिए वायरस के जो संक्रमण से बचाने के लिए जो ये प्रोटीन होती है, वो उसके जनन को रोक देती है, अर्थात उसके प्रोटीन संश्लेषण को रोक देती है, और जिसके कारण जो वायरस से संक्रमित कोशिकाएं, उसके बराबर वाली कोशिकाओं में उनका जो इन्फेक्शन है, उनका जो संक्रमण है, वो नहीं हो पाता और वो वायरस के संक्रमण से बच जाती हैं। तो इंटरफेरॉन क्या होता है कि वायरस से संक्रमित सेल्स 270 अमीनो अम्ल वाले एक विशेष प्रोटीन का निर्माण करती हैं, जो एंटीवायरल प्रोटीन होता है, जिसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं। ये वायरस के संक्रमण से जो सेल्स संक्रमित हो चुकी हैं, उनके पड़ोस की सेल्स को अनुवादन संदमन प्रोटीन बनाने के लिए प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है, और ये वायरस के उस सेल के अंदर जो जनन है उसको रोककर वायरस के संक्रमण से उसको बचाती है। अमीनो अम्ल क्या होता है? अनुपराज सिंघानिया। बेटे ये 11th में पढ़ा हुआ टॉपिक है। अमीनो अम्ल जो होते हैं वो कार्बन कंपाउंड होते हैं, जिसमें एक तरफ NH2 ग्रुप, एक तरफ COOH ग्रुप, एक तरफ H और एक तरफ R एल्काइल ग्रुप लगा होता है, जिसमें R की जगह कुछ भी हो सकता है, H CH3 C2H5OH कुछ भी हो सकता है। तो ये कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जो आगे जाकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो प्रोटीन होते हैं वो बहुलक होते हैं अमीनो अम्ल के। तो अमीनो अम्ल, बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ना है हमको, वो पढ़ना है कोशिकीय भक्षण, यानी कि कोशिका अवरोध। अब रक्त की कुछ WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, न्यूट्रोफिल्स और तथा मोनोसाइट्स। ये जो मोनोसाइट्स होती हैं, ये जो हमारी बॉडी में रोगाणु पहुंच जाते हैं, कोई टूटी फूटी सेल्स होती है, कोई कैंसरस सेल होती है, या जो वेस्ट मटेरियल होता है, उनको चारों तरफ से घेर कर अपने अंदर लेकर अंतर्ग्रहण करके उसको नष्ट कर देती है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कोशिका भक्षण या कोशिकीय अवरोध। इसमें जैसे कोई सेल होगी, तो इस सेल में जो वेस्ट मटेरियल है या कोई रोगाणु है, उसको वो अपनी बॉडी के अंदर लेगी सेल मेम्ब्रेन की सहायता से, और सेल मेम्ब्रेन वेसिकल के रूप में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको लेकर अंदर आ जाएगी। तो और इसके ऊपर अब लाइसोसोम के एंजाइम छोड़ दिए जाएंगे और इसको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, इसको नष्ट कर दिया जाएगा और धीमे धीमे ये नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं कोशिका भक्षण या कोशिकीय अवरोध। तो विशेष प्रकार की जो सेल्स होती हैं, अब जो WBC होती हैं वो बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। वाइट ब्लड कार्पोसल्स बोलते हैं इनको। दो प्रकार की होती हैं, कणिका में और अकणिका में, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। कणिका में यानी कि ग्रेनुलोसाइट्स वे WBC होती हैं, वे श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स यानी कि कण उपस्थित होते हैं। बहुलक क्या होता है? अंकित जायसवाल, बहुलक का मतलब है बेटा जब कोई बहुत सारे छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे हम बहुलक कहते हैं, यानी कि पॉलीमर कहते हैं। और जो छोटा अणु मिलकर बनाते हैं हम उसे मोनोमर कहते हैं। जैसे न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं, अमीनो एसिड्स के बहुलक प्रोटीन होते हैं। तो ये केमिस्ट्री में भी टॉपिक आता है कि जब बहुत सारे छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं? बहुलक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम बहुलीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन कहते हैं।
अब कणिका में क्या होता है, इनके साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में कणिका होते हैं यानी कि ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो डाई रिसीव करते हैं यानी कि रंग रिसीव करते हैं, और वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एसिडोफिल्स, दूसरे होते हैं बेसोफिल्स, और तीसरे होते हैं न्यूट्रोफिल्स। नाम से पता चल रहा है, जो एसिडिक डाई रिसीव करते हैं वो एसिडोफिल्स, जो बेसिक डाई रिसीव करते हैं वो बेसोफिल्स, जो दोनों रिसीव कर लेते हैं वो न्यूट्रोफिल्स। लेकिन इनमें कणिका उपस्थित नहीं होती, इसलिए डाई रिसीव नहीं करते। और ये 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। यही लिम्फोसाइट्स आगे जाकर अब हम यूज करेंगे। तो ये जो WBC होती है, इसमें जो न्यूट्रोफिल्स हैं और जो मोनोसाइट्स हैं ये वाले, तो ये विशेष प्रकार के जो रोगाणु होते हैं, जो टूटी फूटी सेल्स होती हैं, टूटे फूटे पार्ट होते हैं, उन सबको अंदर लेकर इंडाइजेस्ट कर अंतर्ग्रहण करके, इंजेस्ट करके उनको मार देते हैं। इसको बोलते हैं कोशिका भक्षण। और जो और सेल यूज होती हैं तो आगे जाकर मोनोसाइट मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। मैक्रोफेज में, मैक्रोफेज वास्तव में क्या होती है, मोनोसाइट बड़ी हो जाती हैं, उन्हें हम मैक्रोफेज बोलते हैं। और ये मैक्रोफेज हमारी बॉडी में विभिन्न संक्रमणों से हमें बचाती हैं, और अलग अलग जगह ये अलग अलग प्रकार की मैक्रोफेज होती हैं। जैसे जो त्वचा की हिस्टियोसाइट सेल्स होती है वो मैक्रोफेज होती है। यकृत यानी कि लीवर में कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती है, कुप्फर सेल्स पाई जाती हैं, वो मैक्रोफेज होती है, यानी कि यकृत की मैक्रोफेज होती है। फुसफुस यानी कि पल्मोनरी यानी कि लंग्स की जो मैक्रोफेज होती है वो डस्ट सेल कहलाती है। तो अलग अलग जगह अलग अलग उनका नाम होता है, लेकिन काम सबका वही होता है कि जो रोगाणु है या जो बाहर से आई चीज है या जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं या टूटे फूटे पार्ट है उनको अंतर्ग्रहण करके नष्ट करना। जो लास्ट बैरियर है वो है शोथ यानी कि इन्फ्लेमेटरी बैरियर कहते हैं इसको। शोथ या इन्फ्लेमेटरी बैरियर का मतलब क्या है कि जब हमारी बॉडी में चोट लग जाती है या जल जाता है या गर्मी होती है या कोई रोगाणु बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो उनके बाद जो हमारे ऊतक होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, टिश्यूज जो होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और क्षतिग्रस्त ऊतकों से, संयोजी ऊतक से विशेष रूप से मास्ट सेल्स होती है, उनकी मास्ट सेल से हिस्टामिन और प्रोस्टोग्लैंडुलिन नामक रसायन निकलते हैं, और इसके कारण वहां पर जहां पर चोट लगी है या जला है या जो भी रोगाणु प्रवेश करा उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में अभिक्रियाओं की एक रिएक्शन होती है, चैन होती है, श्रृंखला होती है, यानी कि और उस अभिक्रियाओं की जो श्रृंखला होती है, चैन होती है, उसे हम शोथ यानी कि इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन होता क्यों है कि जो डैमेज यानी कि क्षतिग्रस्त मास्ट सेल्स है, जो संयोजी ऊतकों की सेल है, संयोजी ऊतकों की जो सेल्स है, मास्ट सेल, वो हिस्टामिन और प्रोस्टोग्लैंडुलिन सिक्रीट करती है, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन होता है। और यानी कि जो शोथ और इन्फ्लेमेशन है उसके जो प्रमुख लक्षण है, सबसे पहले क्या होगा, जो लोकल स्थान है जहां पर चोट लगी है या जलन हुआ है, लोकल स्थान रेड हो जाएगा, का रेड होना। दूसरा सूजना यानी कि स्वेलिंग, वो पार्ट सूज जाएगा। तीसरा वहां पर दर्द होगा। चौथा वो लोकल पार्ट कम क्रियाशील हो जाएगा, लोकल पार्ट कम क्रियाशील होगा। और पांचवा हीट यानी कि ऊष्मा निष्कासन होगा। जहां पर चोट लगी है, यहां पर जहां जला है, वहां पर ऊष्मा का निष्कासन होगा, हीट का प्रोडक्शन होता है। ये 5
कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो शोथ में इन्फ्लेमेशन में पाए जाते हैं। और होते क्यों हैं कि डैमेज क्षतिग्रस्त मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं संयोजी ऊतकों की, वो हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करती हैं और इनके कारण ये रिएक्शन होती है। क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं हमारे जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं, दर्द के जो ग्राही होते हैं ब्रेन में, उनको एक्टिवेट कर देते हैं और जिससे हमें दर्द का महसूस होता है। और सारी रिएक्शन हिस्टामिन के कारण होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण होती है। और ये भी जो रोगाणु हैं और जो अन्य हमारे लिए हानिकारक रोगाणु हैं उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, उनकी वृद्धि को रोकने के लिए ये भी एक प्रकार का बैरियर होता है। टॉपिक कौन सा है? इम्यून सिस्टम। इसके बाद हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है उपार्जित और विशिष्ट प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है, तो जब रोगाणु हमारी बॉडी में प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर की जो सुरक्षा होती है उसको भेद कर, उसको पार करके हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है, तब तृतीय स्तर की जो प्रतिरक्षा होती है वो स्टार्ट होती है और इसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। जो प्रथम स्तर की सुरक्षा होती है, प्रथम स्तर की जो सुरक्षा होती है वो त्वचा तथा म्यूकोसा के द्वारा होती है। और जो द्वितीय स्तर की होती है वो होती है न्यूट्रोफिल्स, इंटरफेरॉन्स, इसके अलावा इंटरफेरॉन्स के अलावा मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स, इंटरफेरॉन, मैक्रोफेज और बुखार, ये हमारी द्वितीय स्तर की सुरक्षा। हमारी बॉडी में 3 स्तर होती है सुरक्षा। प्रथम स्तर की सुरक्षा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, द्वितीय स्तर की सुरक्षा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और तीसरी होती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि तृतीय स्तर की सुरक्षा। तो प्रथम स्तर की जो है सुरक्षा वो त्वचा और म्यूकोसा से होती है। द्वितीय स्तर की न्यूट्रोफिल्स, डब्ल्यूबीसी, मैक्रोफेज, इंटरफेरॉन और बुखार के कारण होती है। जबकि तृतीय स्तर की जो सुरक्षा होती है वो उपार्जित प्रतिरक्षा के कारण होती है। और उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है वो 2 अलग अलग प्रकार की होती है जो हम उसको अलग से पढ़ेंगे। तो जो उपार्जित प्रतिरक्षा है उसके पहले हमें थोड़े से गुण पढ़ने हैं कि उपार्जित प्रतिरक्षा के गुण क्या होते हैं। पहला जो गुण है वो होता है विशिष्टता। स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। विशिष्टता का मतलब क्या है कि एक विशेष प्रकार के रोगाणु के लिए एक विशेष प्रकार की सुरक्षा होती है। जैसे अगर एंटीबॉडीज बनती हैं, प्रतिरक्षी बनती है, तो एक विशेष रोगाणु के लिए एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज बनती है, यानी कि अलग अलग रोगाणुओं के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज बनती है। तो जो ये प्रतिरक्षा है, उपार्जित प्रतिरक्षा, वो अलग अलग रोगाणु के लिए अलग अलग होती है, यानी कि विशिष्ट प्रकार के रोगाणु के लिए विशिष्ट होती है, इसलिए इसको विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। दूसरा डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता बोलते हैं इसको। डाइवर्सिटी यानी कि विविधता का मतलब ये बहुत सारे रोगाणुओं के लिए सुरक्षा प्रदान करती है हमारी बॉडी को। यानी कि डाइवर्सिटी का मतलब, विविधता का मतलब अनेकों प्रकार के जो रोगाणु होते हैं उनसे हमारी बॉडी की ये रक्षा करती है, इसको हम बोलते हैं विविधता। तीसरा जो इसका कैरेक्टर है वो है प्रतिरक्षात्मक विशेषता। प्रतिरक्षात्मक विशेषता, इसका मतलब क्या है
कि जो ये वाली इम्यूनिटी होती है ये हमारी बॉडी के अणुओं, हमारी बॉडी के पार्ट्स और जो बाहर से आने वाले रोगाणु हैं, जो बाहर से आने वाली जो सब्सटेंसेस है, उनके बीच में अंतर कर सकती है। इस प्रकार की इम्यूनिटी में यह क्षमता होती है कि ये हमारी बॉडी के पार्ट्स, हमारी बॉडी के अणु, चाहे वो समान अणु बाहर के हो, समान प्रकार की रासायनिक प्रकृति हो उनकी, तो हमारी बॉडी के पार्ट्स, हमारी बॉडी के अणुओं और जो बाहर से आए अणु हैं, रोगाणु हैं, उनके बीच में यह अंतर कर सकती है और अंतर करके उन बाहर से आए गए जो रोगाणु हैं, जो अन्य पदार्थ है, उनको नष्ट करती है और हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको नष्ट नहीं करती। यानी कि ये हमारे पार्ट्स और जो बाहर के पार्ट्स हैं उनके बीच में अंतर कर सकती है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है और उनको मारती है और हमारी बॉडी के पार्ट्स को सुरक्षित रखती है। अब चौथी जो होती है, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी है वो है समरण। स्मरण क्षमता यानी कि स्मृति यानी कि मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या है कि जब कोई रोगाणु हमारी बॉडी में पहली बार प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम, तंत्रिका तंत्र उसको पहचानता है और पहचान के उसके प्रति रेस्पॉन्स करता है, अनुक्रिया करता है, अर्थात उसे मारने का प्रयास करेगा, चाहे वो एंटीबॉडीज बना के करे, चाहे वो डायरेक्ट किलर टी सेल से मारे, जिस भी प्रकार से वो मारने का प्रयास करेगा। लेकिन जब पहली बार कोई रोगाणु हमारी बॉडी में एंटर करता है तो एंटर करने के बाद उसके प्रति जो रेस्पॉन्स होता है वो जो होता है वो धीमा होता है और एंटीबॉडीज का निर्माण भी कम होगा। धीमे धीमे इसको पहचानने में टाइम लगेगा, उसके प्रति पहचानने के बाद जो एंटीबॉडीज अगर वो बना रहा है तो एंटीबॉडीज भी कम बनाएगा और धीमे धीमे बनाएगा, अर्थात वो तीव्र नहीं होता। जब पहली बार प्रतिजन से सामना, जब पहली बार सामना हुआ तो ये प्राथमिक अनुक्रिया कहलाता है, यानी कि प्राइमरी रेस्पॉन्स कहलाता है। और प्राइमरी रेस्पॉन्स में क्या होता है कि जब पहली बार कोई रोगाणु हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो उसको पहचानने में टाइम लगाएगा हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि मेमोरी अभी उपस्थित नहीं है उसके लिए, और उसको पहचानने के बाद पहचानने में टाइम लगेगा और उसके खिलाफ जो अनुक्रिया करेगा, रेस्पॉन्स करेगा, वो भी धीमे धीमे करेगा और कम संख्या में एंटीबॉडीज बनेगी और कम संख्या में जो भी चीजें वो बनाना है वो धीमे धीमे बनाएगा, कम बनाएगा। इसको बोलते हैं प्राथमिक। लेकिन जब यही रेस्पॉन्स, यही जो होता है दूसरी बार समान प्रतिजन, प्रतिजन से सामना, जब दोबारा से हमारी बॉडी में वो पहुंचेगा तो अब उसकी जो मेमोरी सेल्स हैं, जो कुछ सेल्स मेमोरी सेल्स बन गई थी, जिन्होंने उसकी फोटो खींच ली थी, जिन्होंने उसको पहचान लिया था, वो अब उसको पहचान लेगी और जल्दी से पहचानेंगे और जल्दी से पहचान के तेजी से रेस्पॉन्स करेंगे, तीव्र होगा और ज्यादा बनेगी यहां पर। तो इस रेस्पॉन्स को बोलते हैं हम द्वितीयक अनुक्रिया, द्वितीयक अनुक्रिया यानी कि सेकेंडरी रेस्पॉन्स। इसको बूस्टर रेस्पॉन्स भी बोलते हैं, बूस्टर अनुक्रिया भी कहते हैं। तो जब भी कोई रोगाणु हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो उसके लिए मेमोरी सेल्स होती हैं, यानी कि वो जो कुछ सेल्स होती है उसकी मेमोरी अपने अंदर रख कर संग्रह कर लेती है, संचित कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं। और जब पहली बार रोगाणु आता है तो उसके खिलाफ जो अनुक्रिया होगी, रेस्पॉन्स होगा, वो प्राइमरी रेस्पॉन्स कहलाता है, प्राथमिक अनुक्रिया कहलाता है। वो धीमा होता है और कम होता है। लेकिन जब वही प्रतिजन दोबारा आता है तो वो मेमोरी सेल्स को पहचान लेती है और तेजी से पहचानती है उसको, और उसके खिलाफ तीव्र अनुक्रिया होती है जिसे हम सेकेंडरी और द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। इसे बूस्टर रेस्पॉन्स भी कहते हैं। अब इसके बाद उपार्जित प्रतिक्रिया, जो प्रतिरक्षा है, ये दो प्रकार की होती है और इसमें भी फिर हम वही करेंगे कि इसको हम दो भागों में बांटेंगे और इसके अंतर भी हो जाते हैं और इसका लक्षण भी हो जाते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है
उसका पहला टाइप है सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, और दूसरा जो इसका है वो है निष्क्रिय, यानी कि एक्टिव बोलते हैं इसको और इसको पैसिव बोलते हैं। अब एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या है? इसे एक्टिव और पैसिव क्यों बोलते हैं? इसमें होस्ट का प्रतिरक्षा तंत्र भाग लेता है। यहां पर होस्ट का मतलब क्या है कि जिसके अंदर प्रतिरक्षा हो रही है, जिसके अंदर इम्यूनिटी विकसित हो रही है, उसके लिए हम होस्ट वर्ड लगा रहे हैं, यानी कि जिसके अंदर प्रतिक्रिया हो रही है, जिसके अंदर इम्यूनिटी हो रही है, जिसके अंदर प्रतिरक्षा हो रही है, उसी का इम्यून सिस्टम वो प्रतिरक्षा करता है, तब हम उसे बोलते हैं एक्टिव यानी कि सक्रिय उपार्जित। और जब होस्ट का प्रतिरक्षा तंत्र उसमें भाग नहीं लेता है तब हम उसको बोलते हैं निष्क्रिय यानी कि पैसिव उपार्जित प्रतिरक्षा, क्योंकि उसमें जिसके अंदर इम्यूनिटी हो रही है उसके इम्यून सिस्टम ने पार्टिसिपेट नहीं करा, उसके इम्यून सिस्टम ने भाग नहीं लिया, इसलिए इसको हम एक्टिव और पैसिव बोलते हैं। अब ये जो एक्टिव और पैसिव है, ये इसमें जो होती है वो मेमोरी यानी कि स्मरण क्षमता उपस्थित होती है। इसमें मेमोरी उपस्थित होती है और इसमें अनुपस्थित होती है। इसमें मेमोरी नहीं होती और इसमें बनी बनाई यानी कि रेडीमेड प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी दी जाती हैं। इसमें बनी बनाई एंटीबॉडीज दी जाती हैं बाहर से, और इसमें एंटीबॉडीज अगर बनती हैं तो बॉडी के अंदर बनती हैं। और ये होता क्यों है? ये संक्रमण के कारण होगा अथवा टीका यानी कि वैक्सीन के कारण होगा। यानी कि इसमें या तो रोगाणु शरीर के अंदर पहुंचेगा तब विकसित होगी, या रोगाणु का जो टीका होता है, वैक्सीन होती है, वो अंदर जाएगा। वैक्सीन या टीका होता क्या है? सस्पेंशन होता है। या तो उसके अंदर मृत रोगाणु होगा, या लिविंग तो होगा, जीवित तो होगा लेकिन वो अक्रिय करके होगा सस्पेंशन में, या कोई उसका केमिकल सब्सटेंस होगा उस रोगाणु का, उसको हम इनएक्टिव करके ऐसे करके भेजते हैं जिससे वो हमारी बॉडी में जाकर वो डिजीज उत्पन्न ना करे, और वो अंदर जाएगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी। और जब कभी फ्यूचर में, भविष्य में वो रोगाणु जिसका हमने टीका लिया है वो हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाएगा तो वो जो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी है वो उसको पहचान कर मार देंगी। जैसे पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है बच्चों को, तो उसमें जो वैक्सीन पिलाई जाती है उसमें वायरस को बॉडी में इनएक्टिव करके डाला जाता है जिससे उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है। और अगर उस बच्चे में कभी फ्यूचर में, आगे भविष्य में वो वायरस बॉडी के अंदर पहुंचता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी जो बनती है उसको पहचान कर उसको नष्ट कर देते हैं, उसको वैक्सीन बोलते हैं। तो ये वैक्सीन के कारण अथवा टीकाकरण के कारण होती है। इसमें बनी बनाई प्रतिरक्षा दी जाती है। इसके बाद ये जो रेस्पॉन्स होता है वो धीमा होता है, और यहां पर जो रेस्पॉन्स होता है वो तीव्र हो जाता है। जैसी एंटीबॉडीज दी जाती है वो काम करने लगती है। इसमें दुष्प्रभाव नहीं होते, यानी कि साइड इफेक्ट नहीं होते इसमें, लेकिन इसमें हो सकते हैं, अक्सर होते नहीं हैं लेकिन हो सकते हैं। और जो इम्यूनोडेफिशिएंट होस्ट है, यानी कि जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, तो उस इम्यून सिस्टम कमजोर वाले में ये वाला काम नहीं करती है। लेकिन ये जो रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती हैं वो इम्यूनोडेफिशिएंट होस्ट में, यानी कि जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, इम्यून सिस्टम कमजोर वाले, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर वाले व्यक्ति में भी ये वाली जो इम्यूनिटी है वो काम करती है, क्योंकि उसके अंदर बनी बनाई एंटीबॉडीज डाली जाती है, वो जाते ही अपना काम करने लगती है। जैसे जो इसके एग्जाम्पल है, जैसे एंटी टेटनस सीरम जो टेटनस के लिए दिया जाता है, या एंटी रेबीज सीरम जो रेबीज के लिए दिया जाता है, तो उसके अंदर बनी बनाई एंटीबॉडीज दी जाती है रेबीज के लिए, टेटनस के लिए। तो इसमें बनती है और इसमें नहीं बनती। तो इसमें मेन 4-5 आपको अंतर पता होना चाहिए कि इसको एक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें उसी व्यक्ति का
होस्ट का इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, जिसके अंदर इम्यूनिटी विकसित हो रही है। इसमें भाग नहीं लेता, इसलिए इसको एक्टिव बोलते हैं, इसको पैसिव बोलते हैं। यहां पर मेमोरी उपस्थित होती है, यहां पर मेमोरी अनुपस्थित होती है। संक्रमण के कारण अथवा टीका यानी कि वैक्सीन के कारण होता है ये। और यहां पर बनी बनाई प्रतिरक्षा दी जाती है। ये धीमा होता है, ये तीव्र होता है, और ये इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, इसका दुष्प्रभाव हो सकता है। और इसमें जो प्रतिरक्षा तंत्र जिसका कमजोर हो चुका है उसमें ये काम नहीं करता, जबकि ये वाला जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है उस व्यक्ति में भी ये काम करती है। तो ये इसके अंतर भी हो गए और ये इसके करेक्टर भी हो गए। अब इसके बाद जो एक्टिव वाली है, ये वाली प्रतिरक्षा तंत्र, ये दो प्रकार का होता है। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सक्रिय सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। अब जो सक्रिय ये है उपार्जित प्रतिरक्षा, तो जो अस्थि मज्जा होता है यानी कि बोन मैरो, उसमें अपरिपक्व लिम्फोसाइट्स बनती हैं, और इनमें से कुछ लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि में चली जाती हैं, और कुछ जो होती हैं वो बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में ही बरकरार रहती हैं। जो थाइमस ग्लैंड्स में परिपक्व होती हैं लिम्फोसाइट्स, उनको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स, और जो बोन मैरो में मैच्योर होती है उन्हें हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। इनको बी सेल्स भी कह देते हैं और इनको टी सेल्स भी कह देते हैं। अब जो बी लिम्फोसाइट्स होती है वो विभाजित होती हैं और विभाजित होकर अपने जैसी बी सेल्स का समूह बनाती हैं। समूह, बी सेल्स का समूह। इस प्रोसेस को हम क्लोरल सिलेक्शन बोलते हैं, जब अपनी सारी जैसी सेल्स बनाती हैं। और ये जो सेल्स बनती हैं ये बनाती हैं प्लाज्मा कोशिका, प्लाज्मा सेल्स। और ये प्लाज्मा सेल्स प्रतिरक्षी बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती हैं, और ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर रोगाणुओं को उनको नष्ट करती है। 5 प्रकार की होती हैं: IgA, IgD, IgM, IgG और IgE। और चूंकि ये ब्लड में होती हैं इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ह्यूमो मतलब होता है ब्लड के लिए, फ्लूइड के लिए। और ये जो सेल्स होती हैं ये टी सेल्स 4 प्रकार की सेल्स होती हैं: सहायक टी सेल्स यानी कि हेल्पर टी सेल्स, दूसरी होती है किलर टी सेल्स, चौथी होती है दमनकारी टी सेल्स, और जो लास्ट होती है वो होती है मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स। अब जो सहायक यानी कि हेल्पर टी सेल है वो इस बी सेल को भी उत्तेजित करती है, प्रेरित करती है। जिससे ये प्लाज्मा सेल्स बनाए, एंटीबॉडीज बनाए, प्रतिरक्षी बनाए, और साथ ही साथ ये इस किलर टी सेल को भी प्रेरित करती है मारने के लिए। जो हेल्पर टी सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं 2 सब्सटेंस, साइटोकाइन और लिम्फोकाइन। ये 2 चीजें सिक्रीट करते हैं, साइटोकाइन और दूसरे लिम्फोकाइन। जो साइटोकाइन है, साइटो मतलब सेल के लिए होता है, तो साइटोकाइन जो होते हैं वो WBC को
प्रेरित करते हैं, जबकि जो लिम्फोकाइंस होते हैं वो WBC का एकत्रीकरण करते हैं, अर्थात ये WBC को एकत्रीकरण करते हैं। किलर टी सेल भी लिम्फोकाइन भी सिक्रीट करती है, और एक सब्सटेंस और सिक्रीट करती है किलर टी सेल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लिम्फोटॉक्सिन्स। लिम्फोटॉक्सिन्स बोलते हैं, लिम्फोटॉक्सिन। लिम्फोटॉक्सिन जो होते हैं रोगाणुओं को मारती हैं, डैमेज सेल्स को मारती हैं, कैंसर सेल को और अन्य चीजों को मारती हैं। दमनकारी टी सेल्स क्या होती है, सुप्रेसर टी सेल्स, जब इंफेक्शन समाप्त हो जाता है, संक्रमण समाप्त हो जाता है, तो अब संक्रमण समाप्त होने के बाद अब इस किलर टी सेल को और ये हेल्पर टी सेल के काम को कम करेंगी, उसको काम करने से रोकेगी, क्योंकि अब उसका काम समाप्त हो गया। उसका काम क्या था, रोगाणु को मारना। रोगाणु जब मर जाता है, संक्रमण समाप्त हो जाता है, तो अब ये सेल और काम ना करे, तो इसीलिए ये किलर टी सेल्स, जो दमनकारी टी सेल्स है, वो किलर टी सेल्स को और सहायक टी सेल्स को अब काम करने से रोकती है। और जो मेमोरी टी सेल्स है, जैसे रोगाणु हमारे अंदर पहुंचता है तो कुछ सेल्स उसकी फोटो खींच लेती है, कुछ सेल्स उसका जो मेमोरी होती है वो अपने अंदर स्टोर कर लेती है, और जैसे ही दोबारा रोगाणु आएगा बॉडी में, तो ये किलर टी सेल्स जो होगी वो अब ये जो मेमोरी सेल है वो किलर टी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और वो अब रोगाणु को मारने लगेगी। तो ये इस प्रकार से दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, जो सेल से होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कोशिकीय प्रतिरक्षा, सेल से होती है, और जो ये होती है ये एंटीबॉडी से होती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी प्रतिरक्षा। अब हम कल जो पढ़ेंगे वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैंसर और एड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ के रखेंगे, और दोबारा से जब हम यहां पर डिस्कस करेंगे इसको तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और आप सभी लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि आप विद्या का ऐप डाउनलोड करें, उसमें जो आपका मटेरियल पढ़ा है उसको लेकर आप पढ़ें और उससे समझें।